नेक्स्ट, व्हाट आर द हॉलमार्क्स ऑफ द डिजीज दैट इज हंटिंगटन डिजीज ट्रायड। इसमें हॉलमार्क आता है मोटर डिस्फंक्शन दैट इज कोरिया, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो जाती है प्लस साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। द हॉलमार्क्स ऑफ हंटिंगटन डिजीज अकर अक्रॉस थ्री मेन एरियाज फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड ऑफ सिम्टम्स। सबसे पहले प्रोग्रेसिव मोटर डिस्फंक्शन हो जाता है। दिस इंक्लूड्स इनवॉलंटरी जर्की डांसिंग लाइक मूवमेंट ऑफ बॉडी दैट इज नोन एज कोरिया, ठीक है, जिसमें कि मोस्ट वायबल सिम्टम रहता है, हाथ ऐसे हिलते रहते हैं, बॉडी ऐसे हिलती रहती है, एज वेल एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्पीच, बैलेंस एंड स्वेलोइंग, वो भी हिल जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डिक्लाइन। दिस इन्वॉल्व्स सिवियर डिक्लाइन इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, इवेंचुअली लीडिंग टू डिमेंशिया। स्पेसिफिक इशूज इंक्लूड डिफिकल्टी इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, फोकस एंड मेमोरी रिट्रीवल, ठीक है। फिर लास्ट में थे साइकेट्रिक एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस। कॉमन चेंजेस इंक्लूड पर्सनैलिटी शिफ्ट्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एपैथी, irritability and obsessive compulsive behaviors. These symptoms often appear before the motor issues and can significantly impact a person's life. Alright. Next, herpes zoster involves what? Herpes zoster में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? Herpes zoster involves geniculate ganglion, trigeminal ganglion. दो ganglion इन्वॉल्व करता है herpes zoster, okay? Geniculate और trigeminal ganglion. Alright. डॉर्सल रूट गैंग्लियन को इन्वॉल्व करता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को इन्वॉल्व करता है और जेनिकुलेट गैंग्लियन को भी इन्वॉल्व करता है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया इट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइज फॉर वेरिसेलर zoster latency leading to types of shingles along with the spinal nerves that is thoracic, lumbar and cervical nerve, वो आता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जब इफेक्ट होता है दैट इज क्रेनियल नर्व 5, देयर इज रीएक्टिवेशन हियर कॉजेज herpes zoster ophthalmicus that is eye or forehead is involved or other facial or oral symptoms are involved. Next, geniculate ganglion में क्रेनियल नर्व 7 इन्वॉल्व हो जाती है, फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। रीएक्टिवेशन कॉजेज Ramsay Hunt syndrome, herpes zoster oticus with facial paralysis, ear pain and vesicles, ठीक है। Next, dysdiadochokinesia is a sign of what? Dysdiadochokinesia, it is a sign of cerebral ataxia, ठीक है। cerebral ataxia का साइन होता है dysdiadochokinesia। नेक्स्ट, विच डिजीज अफेक्ट्स द न्यूरॉन्स ओनली? कौन सी डिजीज सिर्फ न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है? स्पाइनोसेरेब्रल। नेक्स्ट, व्हाट आर द हॉलमार्क्स ऑफ द डिजीज दैट इज हंटिंगटन डिजीज ट्रायड। इसमें हॉलमार्क आता है मोटर डिस्फंक्शन दैट इज कोरिया, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो जाती है प्लस साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। द हॉलमार्क्स ऑफ हंटिंगटन डिजीज अकर अक्रॉस थ्री मेन एरियाज फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड ऑफ सिम्टम्स। सबसे पहले प्रोग्रेसिव मोटर डिस्फंक्शन हो जाता है। दिस इंक्लूड्स इनवॉलंटरी जर्की डांसिंग लाइक मूवमेंट ऑफ बॉडी दैट इज नोन एज कोरिया, ठीक है, जिसमें कि मोस्ट वायबल सिम्टम रहता है, हाथ ऐसे हिलते रहते हैं, बॉडी ऐसे हिलती रहती है, एज वेल एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्पीच, बैलेंस एंड स्वेलोइंग, वो भी हिल जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डिक्लाइन। दिस इन्वॉल्व्स सिवियर डिक्लाइन इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, इवेंचुअली लीडिंग टू डिमेंशिया। स्पेसिफिक इशूज इंक्लूड डिफिकल्टी इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, फोकस एंड मेमोरी रिट्रीवल, ठीक है। फिर लास्ट में थे साइकेट्रिक एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस। कॉमन चेंजेस इंक्लूड पर्सनैलिटी शिफ्ट्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एपैथी, irritability and obsessive compulsive behaviors. These symptoms often appear before the motor issues and can significantly impact a person's life. Alright. Next, herpes zoster involves what? Herpes zoster में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? Herpes zoster involves geniculate ganglion, trigeminal ganglion. दो ganglion इन्वॉल्व करता है herpes zoster, okay? Geniculate और trigeminal ganglion. Alright. डॉर्सल रूट गैंग्लियन को इन्वॉल्व करता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को इन्वॉल्व करता है और जेनिकुलेट गैंग्लियन को भी इन्वॉल्व करता है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया इट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइज फॉर वेरिसेलर zoster latency leading to types of shingles along with the spinal nerves that is thoracic, lumbar and cervical nerve, वो आता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जब इफेक्ट होता है दैट इज क्रेनियल नर्व 5, देयर इज रीएक्टिवेशन हियर कॉजेज herpes zoster ophthalmicus that is eye or forehead is involved or other facial or oral symptoms are involved. Next, geniculate ganglion में क्रेनियल नर्व 7 इन्वॉल्व हो जाती है, फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। रीएक्टिवेशन कॉजेज Ramsay Hunt syndrome, herpes zoster oticus with facial paralysis, ear pain and vesicles, ठीक है। नेक्स्ट, dysdiadochokinesia is a sign of what? Dysdiadochokinesia, it is a sign of cerebral ataxia, ठीक है। cerebral ataxia का साइन होता है dysdiadochokinesia. Which disease affects only the neurons? It is spinocerebral ataxia. Spinocerebral ataxia में सिर्फ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, in mild Gubler syndrome all are involved except what? Millard Gubler syndrome में सारी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज 7th nerve, 6th nerve, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो जाता है,
सेवन्थ नर्व इन्वॉल्व होती है, सिक्स नर्व इन्वॉल्व होती है, मिलर गुबलर सिंड्रोम है, लेकिन फिफ्थ नर्व इन्वॉल्व नहीं होती है। ट्राइजेमिनल इज नॉट इन्वॉल्व इन मिलर गुबलर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट, Lambert-Eaton myasthenic syndrome is what? Lambert-Eaton myasthenic syndrome is associated with autonomic dysfunction. It is associated with autonomic nerve dysfunction, that is Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Next, function of thalamus is what? The function of thalamus is to act as a relay center. Thalamus जो है वो relay center की तरह act करता है. Next, tic doulorex is a synonymous with what? Tic doulorex is synonymous with trigeminal neuralgia. All right. Next, bilateral facial palsy is seen in all except what? Bilateral facial palsy आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगी? गुलियन बार सिंड्रोम के अंदर दिखाई देगी, सार्कोइडोसिस के अंदर दिखाई देगी, मलकरसन रोजेंथल सिंड्रोम के अंदर दिखाई देगी, बट रैमसे हंट सिंड्रोम के अंदर नहीं दिखाई देगी। रैमसे हंट सिंड्रोम के अंदर बायलेटरल फेशियल पैल्सी नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म इज विच नर्व? इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म में थर्ड नर्व सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होती है। थर्ड नर्व is most commonly involved in intracranial aneurysm. Next, ataxia involves the lesion of the what? Ataxia, it involves the lesion of cerebellum. Ataxia में lesion of cerebellum present होता है. Next, the most important diagnostic sign of upper motor neuron syndrome is what? Most important diagnostic sign of upper motor neuron syndrome is exaggerated tendon reflexes. क्या होता है इसमें? Exaggerated tendon reflexes आते हैं. Next, in one of the following conditions, cavities filled with fluid is seen in the center of the spinal cord. कौन सी एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कि कैविटीज फिल्ड विद फ्लूइड वो सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में दिखाई देती है? आंसर इज सिरिंजोमाइलिया. सिरिंजोमाइलिया के अंदर कैविटीज फिल्ड विद फ्लूइड आर सीन इन सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस लिम्फेडिनाइटिस ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ट्यूबरक्लोसिस लिम्फेडिनाइटिस ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रोफुला. क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोफुला बोलते हैं. नेक्स्ट, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. टॉक्सिक shock syndrome, it is caused by what? Toxic shock syndrome, it is caused by staphylococcus. ठीक है, staphylococcus generally toxic shock syndrome cause करता है. Next, ELISA is what? ELISA is more sensitive but less specific. ठीक है, sensitive test है ELISA बहुत ज़्यादा, लेकिन specific नहीं है. किसी एक डिजीज़ को बताने के लिए दिक्कत देता है कि ये है कि ये है, बट बता देता है कि डिजीज़ है, वही चीज़ है उसकी ELISA की. नेक्स्ट, HIV इज अ व्हाट? HIV रेट्रोवायरस है आपके पास. ठीक है, HIV इज अ रेट्रोवायरस. नेक्स्ट, स्क्रोफुला इज अ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ व्हाट? स्क्रोफुला ट्यूबरकुलोसिस होता है लिम्फ नोड्स का. ओके, स्क्रोफुला इज अ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लिम्फ नोड्स. नेक्स्ट, द डिजीज दैट इज नॉट एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड फॉर अ डेंटल सर्जन इज व्हाट? देखो, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में आपके पास हर्पीस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है. हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ डेंटिस्ट. ठीक है, एड्स हो सकता है इफ़ यू गेट कंटामिनेटेड विद द एड्स पेशेंट. ठीक है, बट एंटेरिक फीवर इट इज़ नॉट अ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. एंटेरिक फीवर आप क्या खा रहे हैं, क्या आपने निगला है अपने मुंह से, वो एंटेरिक फीवर कॉज करने की ताकत रखता है. तो इट इज़ नॉट एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. नेक्स्ट, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस रिजल्ट फ्रॉम स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकल बैसिलाई इन द बाय द वे ऑफ व्हाट? म्यूलरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो रिजल्ट करता है फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकल बैसिलाई बाय द ब्लड स्ट्रीम. कहाँ से अकर करता है? बाय द ब्लड स्ट्रीम. नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन स्प्रेड्स बाय व्हाट? हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन जो है वो फीको ओरल रूट से स्प्रेड करता है. फ्रॉम वेयर डज इट स्प्रेड? हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन इट स्प्रेड्स बाय फीको ओरल रूट. नेक्स्ट, क्रेपिटस विल बी सीन इन ऑल द टिश्यू सराउंडिंग एन इन्फेक्शन बाय व्हाट? देखो, क्रेपिटस आपका कहाँ दिखाई देता है? क्रेपिटस आपका जब इन्फेक्शन होता है क्लॉस्ट्रीडियम परफेरिंजेस की वजह से तब दिखाई देता है. ठीक है, सो क्रेपिटस विल बी सीन इन क्लॉस्ट्रीडियम परफेरिंजेस. नेक्स्ट, पेशेंट CSF रिपोर्ट्स रीड्स एज फॉलोज. शुगर उसकी 40 है, मतलब शुगर उसकी 40 है CSF के अंदर. प्रोटीन 150 चला गया है. ठीक है, क्लोराइड इज 550 एंड लिम्फोसाइटोसिस इज प्रेजेंट. द पिक्चर इज सजेस्टिव ऑफ व्हाट? इट इज सजेस्टिव ऑफ TB मेनिंजाइटिस. ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज होती हैं CSF की नॉर्मल वैल्यूज में ग्लूकोज होता है दैट इज 40 to 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. प्रोटीन होता है 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. और CSF क्लोराइड होता है दैट इज 115 to 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, तो हमारे लिम्फोस जो क्लोराइड है वो 550 चला गया, बहुत ज़्यादा चला गया. जो लिम्फोसाइटोसिस है वो भी प्रेजेंट है. ठीक है, प्लस प्रोटीन जो है वो 15 से 45 होने की बजाय 150 चला गया. सो इट इज़ अ TB मेनिंजाइटिस. इट्स अ केस ऑफ मेनिंजाइटिस, TB मेनिंजाइटिस. नेक्स्ट, CSF ग्लूकोज लेवल इज व्हाट? CSF का ग्लूकोज लेवल 2/3 होता है ऑफ दैट ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल. ठीक है, CSF ग्लूकोज लेवल इज 2/3 ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल. CSF की नॉर्मल वैल्यूज में कलर और अपीयरेंस की बात करते हैं तो इट इज क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड. प्रेशर इज 90 to 180 millimeters of water in lateral recumbent plus minus position.
ठीक है। प्रेशर 90 से 180 के बीच में रहता है CSF का। ग्लूकोज 40 से 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इट वेरीज विद अबाउट 60% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। 60% तक ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ ये वेरी करता रहता है। प्रोटीन्स 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। द CSF normally contains very little protein because the protein in the blood plasma does not cross the blood-brain barrier easily. Lactate dehydrogenase is less than 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज, और इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द सीरम लेवल्स ऑफ लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। 10% लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लेवल होते हैं सीरम के लेवल के हिसाब से। नेक्स्ट पीएच की बात आती है। पीएच इज 7.28 टू 7.32। 7.28 से लेकर 7.32 तक की पीएच रहती है। स्लाइटली बेसिक बट नियर टू द हमारा नॉर्मल पीएच, ठीक है। क्लोराइड इज 115 टू 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और मिली मोल पर लीटर, ठीक है। क्लोराइड 115 से लेकर 130। ऑस्मोलैरिटी इज 280 टू 300। ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 280 टू 300 है। टोटल सेल काउंट इज एसेंशियली फ्री ऑफ सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स काउंट में इट इज एसेंशियली फ्री ऑफ ऑल द सेल्स। WBCs लेस देन 5 मिलीलीटर पर सेल्स होते हैं। WBCs आर लेस देन 5 मिलीलीटर पर सेल्स। डिफरेंशियल काउंट में मोनोसाइट आता है, पॉलीमॉर्फ्स आते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। मोनोसाइट्स आर 15 to 45%, polymorphs are 0 to 6%, 15 to 45% are monocytes, polymorphs are 0 to 6%, and specific gravity is 1.006 to 1.008, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एल्जाइमर डिजीज? एल्जाइमर में आपके पास न्यूरोफिब्रिलरी टैंगर दिखाई देते हैं, सेनाइल न्यूरेटिक प्लाक दिखाई देता है, अमाइलॉइड एंजियोपैथी दिखाई देती है। क्या क्या दिखाई देगा? अमाइलॉइड एंजियोपैथी, सेनाइल न्यूरेटिक प्लाक्स एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ये तीनों चीज़ें आपको एल्जाइमर डिजीज के अंदर दिखाई देती हैं। बट ल्यूइस बॉडीज, LEWY बॉडीज, ये नहीं दिखाई देती। ल्यूइस बॉडीज आर इंट्रा न्यूरोनल, intracytoplasmic, eosinophilic inclusion bodies that have dense core surrounded by a pale halo. dense core होती है ल्यूइस बॉडी की और उनके अराउंड पेल हेलो होता है, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूरोफिलामेंट्स एंड कंटेन एपिटोप्स। ये न्यूरोफिलामेंट कंटेन करते हैं और इसके अंदर ये बनते न्यूरोफिलामेंट्स हैं, इसके अंदर एपिटोप प्रेजेंट होते हैं। रिकॉग्नाइज बाय द एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स, ठीक है। यूबिक्यूटिन एंड सिन न्यूक्लिन दैट इज प्री साइनेप्टिक प्रोटीन होती है, ठीक है। इसमें न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स होते हैं दैट इज यूबिक्यूटिन एंड सिन न्यूक्लिन दैट इज प्री साइनेप्टिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, ऑल आर द फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज एक्सेप्ट व्हाट? पार्किंसन डिजीज में रेस्टिंग ट्यूमर्स होते हैं। पार्किंसन डिजीज में रेस्टिंग ट्यूमर्स होते हैं। ब्रैडी और हाइपोकाइनेसिया होता है। ब्रैडीकाइनेसिया या फिर हाइपोकाइनेसिया होगा, रेस्टिंग ट्यूमर्स होंगे। रिजिडिटी विल बी प्रेजेंट, रिजिडिटी विल बी प्रेजेंट। गलत ऑप्शन क्या है? देयर विल बी प्रिजर्व्ड पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। तो पोस्चरल रिफ्लेक्स प्रिजर्व नहीं रहता है पार्किंसन डिजीज के अंदर। पार्किंसन डिजीज में क्लासिक रेस्टिंग ट्यूमर्स आते हैं, मोस्ट नोटिसेबल एट रेस्ट। देयर विल बी लेस प्रोमिनेंट और एब्सेंट विद एक्शन और पॉस्चर, ठीक है। दे विल बी लेस प्रोमिनेंट और एब्सेंट विद एक्शन और पॉस्चर। फ्रीक्वेंसी स्लो होती है, 4 से 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की। इन सम पेशेंट्स टिपिकली पिन रोलिंग अपीयरेंस में आकर, कुछ पेशेंट्स में पिन रोलिंग अपीयरेंस होती है वो आकर करती है। नेक्स्ट, कोरिया अकर्स ड्यू टू लीजन इन व्हाट? कोरिया जो है वो अकर करता है ड्यू टू लीजन इन कॉर्डेट न्यूक्लियस। कोरिया इज द फ्लिकिंग मूवमेंट इन द हैंड्स, फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट अकर्स ड्यू टू लीजन इन द कॉर्डेट न्यूक्लियस, CAUDATE न्यूक्लियस एंड पुटामेन, ठीक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया इज अ नेसेसरी मोटर सिस्टम दैट functions in close association with the cerebral cortex and the corticospinal motor system to control the motor activities, right? Now, a 24-year-old man falls on the ground when he is struck in the right temple by a baseball. Right temple by baseball, तो वो गिर गया जमीन पे। While being driven to hospital, he lapses into coma. He is unresponsive with dilated right pupil when he reaches the emergency department. The most important step in the initial management will be what? There will be craniotomy. Craniotomy करनी पड़ेगी because there is extradural hemorrhage, that is accumulation of blood between the skin of the skull and the dura. ठीक, मतलब स्कल और ड्यूरा के बीच में जो हमारे पास स्पेस है वहाँ पे हमारे पास हेमरेज होके वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। दैट विल रिजल्ट इन द रप्चर ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। नेक्स्ट, ऑल आर द फीचर्स ऑफ वैलेनबर्ग सिंड्रोम एक्सेप्ट व्हाट? वैलेनबर्ग सिंड्रोम में आपके पास इप्सीलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो जाता है। इप्सीलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इन वैलेनबर्ग सिंड्रोम। इप्सीलेटरल लॉस ऑफ पोस्टीरियर कॉलम सेंसेशन। पोस्टीरियर कॉलम्स की सेंसेशन इप्सीलेटर साइड पे चली जाएंगी, राइट या लेफ्ट कोई भी। नेक्स्ट,
इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोअर क्रेनियल नर्व्स, इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है लोअर क्रेनियल नर्व्स की इन द वैलेनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है। बट क्या चीज़ नहीं होती यहाँ पे, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर नहीं होता, पेन एंड टेम्परेचर का लॉस नहीं होगा इप्सिलेटरली इन वैलेनबर्ग सिंड्रोम। नेक्स्ट, हेमीप्लेजिया इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय थ्रोम्बोसिस ऑफ व्हाट? हेमीप्लेजिया इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द थ्रोम्बोसिस ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी, hemiplegia with the middle cerebral artery. All right, hemiplegia usually results from the involvement of the motor cortex. The medial part of the motor cortex is supplied by the anterior cerebral artery, whereas the lateral part of the motor cortex it is supplied by the middle cerebral artery. तो हेमीप्लेजिया जो होता है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की दिक्कत की वजह से होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर hypertensive intracranial hemorrhage is what? Most common location of hypertensive intracranial hemorrhage is basal ganglia. कौन सा है? Basal ganglia is the most common location of hypertensive intracranial hemorrhage. Next, most common cause of cerebrovascular accident is what? Cerebrovascular accident का most common cause होता है embolism, ठीक है। Embolism is the most common cause of cerebrovascular accidents. Next, 65-year-old man presents with anemia and posterior column dysfunction. 65-year-old बंदा है, अनीमिया हो गया उसको और posterior column का dysfunction हो गया। This is likely caused due to what? It is likely caused due to vitamin B12 deficiency, ठीक है। अनीमिया और posterior column का dysfunction B12 deficiency की वजह से ज़्यादातर देखा जाता है। Patient with anemia and post column dysfunction are most likely suffering from the subacute combined degeneration of the cord, that is SACD. SACD occurs due to deficiency of vitamin B12. Vitamin B12 deficiency leads to megaloblastic anemia and defects in myelination of the nerves. क्या होता है? megaloblastic anemia हो जाता है and there are defects in myelination of nerve. Demyelination occurs predominantly in the posterior column. Demyelination commonly आपकी posterior column में देखी जाती है, pyramidal tract में देखी जाती है and later in the course. pyramidal tract के बाद जो कोर्स बनता जा रहा है उसमें देखी जाएगी। नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्व्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्टिक नर्व समटाइम्स विजुअल इंपेयरमेंट ड्यू टू ऑप्टिक नर्व एट्रोफी में ओकेजनली बी अर्लीस्ट और सोल मैनिफेस्टेशन और द मेंटल सिम्टम्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द मेंटल सिम्टम्स। इरिटेबिलिटी, एपैथी, सोमनोलिन, सस्पिशियसनेस, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इन दीज पेशेंट्स, ठीक है, जिसमें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। इन इरिटेबिलिटी, एपैथी, सोमनोलिन, सस्पिशियसनेस, सोमनोलिन मतलब नींद लगी रहेगी उसको, ठीक है, और सस्पिशियसनेस रहेगी उसके पेशेंट के अंदर, ठीक है, प्लस देयर विल बी इमोशनल इंस्टेबिलिटी। बीवर साइन इज सीन इन व्हाट? बीवर साइन इट्स इज सीन इन अब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। बीवर साइन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ अम्बिलिकस टुवर्ड्स द हेड ऑन फ्लेक्सिंग द नेक। जब आप नेक को फ्लेक्स करते हो तो अम्बिलिकस मूव कर जाती है टुवर्ड्स द हेड, दैट इज नोन एज बीवर साइन। इट इज कॉज्ड बाय वीकनेस ऑफ द लोअर अब्डोमिनल मसल्स। फिजियोलॉजी क्या रहती है कि बीवर साइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बिटवीन T6 टू T10 लेवल, ठीक है। T6 से T10 लेवल के बीच में अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो वहाँ पे बीवर साइन देखा जाएगा। दिस अकर्स बिकॉज द अपर एब्डोमिनल मसल सच एज रेक्टस एब्डोमिनस आर इंटैक्ट। अपर एब्डोमिनल मसल जैसे कि रेक्टस एब्डोमिनस है वो इंटैक्ट है, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द एब्डोमेन बट वीक एट द लोअर पोर्शन। ऊपर इंटैक्ट है, नीचे वीक हो गया, तब हमारे पास बीवर साइन देखा जाता है। दस व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू सिट अप only the upper muscles contract pulling the umbilicus towards the head of the patient which who are abnormal, ठीक है। जब उसको सीधा बैठने को बोलेंगे तो उसका अम्बिलिकस जो है वो ऊपर की तरफ खिंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर वाले मसल्स ही काम कर रहे हैं ढंग से। इट हैज ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड इन amyotrophic lateral sclerosis and facioscapulohumeral muscular dystrophy and facioscapulohumeral muscular dystrophy. Okay. Next, fasciculations are seen in what? Fasciculations are seen in motor neuron disease. Fasciculation हमेशा motor neuron disease के साथ associated होते हैं, जैसे कि spinomuscular atrophy, poliomyelitis, syringomyelia, diabetic amyotrophy, hyperglycemia, hypoxia, organophosphorus, जो मोटर न्यूरॉन डिजीज होते हैं इनके साथ जो मोटर न्यूरॉन पे इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे आपको फैसिकुलेशन दिखाई देंगी, ठीक है। किसी भी मोटर न्यूरॉन डिजीज में आपको फैसिकुलेशन या विजिबल या पैल्पेबल ट्विच किसी भी सिंगल मसल में ड्यू टू स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ वन यूनिट ऑफ मोटर न्यूरॉन वो दिखाई देती है, ट्विच दिखाई देता है आपको, दैट इज नोन एज फैसिकुलेशन। नेक्स्ट, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज कैरेक्टराइज बाय व्हाट? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज कैरेक्टराइज बाय वीकनेस एंड स्पास्टिसिटी, ठीक है। डिसेंडिंग पाथवे आता है मोटर न्यूरॉन इन द कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे आता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द मोटर एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स डाउन टू द ब्रेन स्टेम क्रॉसिंग द लेवल ऑफ मेडुला। द फाइबर्स ऑफ द कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे form the pyramids in the medulla, therefore they are termed as pyramidal system। जो फाइबर्स होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे के वो पिरामिड बनाते हैं मेडुला के अंदर, इसलिए उनको टर्म किया जाता है द पिरामिडल सिस्टम। आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर they descend down
in the spinal cord, and this synapse in the anterior horn of the medulla, that is motor gray matter of the spinal cord, just prior to leaving the spinal cord. ठीक है, ये synapse करते हैं in the anterior horn, that is motor gray matter of spinal cord, ठीक है, just prior to leaving the spinal cord. Next, absence seizures can be seen in what? Absence seizures होते हैं या फिर petit mal epilepsy. It is characterized by sudden brief lapses of unconsciousness without loss of postural control. Unconsciousness आ जाएगी without the loss of postural control. These seizures typically last only for seconds. Consciousness return as suddenly as it was lost. जितनी जल्दी consciousness गई है उतनी suddenly consciousness वापस आ जाती है. And there is no postural confusion. ठीक है, postural की कोई confusion नहीं रहती है, सिर्फ एब्सेंस सीजर हो जाता है. एब्सेंस सीजर इज यूजुअली अकम्पनीड बाय सटल बायलेटरल साइंस सच एज रैपिड ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, चूइंग मूवमेंट्स और स्मॉल एम्पलीट्यूड क्लोनिक मूवमेंट्स ऑफ द हैंड. ठीक है, क्लोनिक मूवमेंट्स हो जाती है. दे आर सीन इन पेटिटमल एपिलेप्सी. कहाँ देखा जाता है एब्सेंस सीजर? इन पेटिटमल एपिलेप्सी. नेक्स्ट, अ 64-year-old लेडी कमला रिपीट्स कंप्लेन्स ऑफ यूनिलेटरल हेडेक ऑन द राइट साइड एंड ब्लाइंडनेस फॉर 2 days. यूनिलेटरल हेडेक है राइट साइड पे और ब्लाइंडनेस से 2 दिन के लिए. On examination, there is a thick cord-like structure on the lateral side of the head. Thick cord-like structure बन चुका है on the lateral side of the head. The ESR is 80 mm per hour. ठीक है, 80 mm per hour है ESR उसका. In the first hour, the most commonly the diagnosis could be what? It could be temporal arteriitis. ठीक है, टेम्पोरल आर्टेरियाइटिस हुआ है इसको. द सिम्टम एंड द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेशेंट confirms the diagnosis of the temporal arteriitis, that is giant cell arteriitis. Characteristic clinical features include its headache आती है elderly person में. Almost all the patients are more than 55 years of age. ठीक है, most of them are 65 years of age or older. Rapid onset of the headache हो जाती है. That can be throbbing or non-throbbing. थ्रॉबिंग हेडेक हो सकती है, नॉन थ्रॉबिंग हेडेक्स हो सकती है इस आर्टेरियाइटिस के अंदर. इट इज़ ऑफन प्रेजेंटिंग विद सुपर इम्पोज शार्प स्टैबिंग पेन्स. सुपर इम्पोज शार्प स्टैबिंग पेन हो सकती है उसके साथ. द पेन इज यूजुअली यूनिलेटरल, समटाइम्स बायलेटरल. पेन यूजुअली यूनिलेटरल होती है, कभी कभार बायलेटरल होती है, एंड इज टेम्पोरल इन लोकेशन. पेन इज टेम्पोरल इन लोकेशन. ओके, दैट इज साइट ऑफ इन्फ्लेम्ड आर्टरी विल बी देयर. वहाँ पे पेन होगी, जहाँ पे इन्फ्लेम्ड आर्टरी प्रेजेंट है वहीं पे पेन होती है. द पेन परसिस्ट टू सम डिग्री थ्रू आउट द डे. पेन जो है वो परसिस्ट करती है टू सम डिग्री थ्रू आउट द डे एंड इज पर्टिकुलरली सीवियर एट नाइट. इट लास्ट फॉर मेनी मंथ्स इफ अनट्रीटेड. ठीक है, द सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड अदर स्कैपुलर आर्टरीज आर फ्रिक्वेंटली स्कैल्पुलर आर्टरी. जो स्कैल्प की आर्टरीज है उन्हें बोल रहे हैं, स्कैपुला नहीं, स्कैल्पुलर आर्टरीज, दैट इज स्कैल्प आर्टरीज. दे आर फ्रिक्वेंटली थिकन्ड एंड टेंडर विदाउट पल्सेशन in this arteriitis. Next, a female has a episodic recurrent headache in the left hemicranium. Episodic recurrent headache हो रही है left hemicranium में with nausea and paresthesia of right upper and lower limbs. ठीक है, nausea और paresthesia हो रहा है of right upper and lower limbs. It is most probably suffering from what? She is most probably suffering from migraine. किससे सफ़र कर रही है? माइग्रेन से. It is the case of migraine with aura. That is classical migraine. ठीक है, case of migraine with aura. That is classical migraine. That is paresthesia in the patient can be attributed to the aura. मतलब वो spread कर रही है, वो फैल रही है. Aura means spreading. The point to be stressed about migraine with aura is that it is similar to migraine without aura in all the aspects except that the headache is preceded by a aura in classical migraine. Migraine with aura. ठीक है, headache precede होती है with migraine in aura. Aura is seen with classical migraine. In migraine with aura, headache is usually preceded by aura, which is usually due to disturbance of nervous function. ठीक है, nervous function की वजह से, की disturbance की वजह से headache पहले आती है. Disturbance in vision is one of the most common aura that is associated with migraine, that it includes uniform flashes of white or silver or rarely multicolored lights, that is photopsia. Scintillating scotoma दिखाई देता है, scintillating scotoma दिखाई देता है, that is enlarging blind spot with shimmering edge. Enlarging blind spot with shimmering edge. Formation of dazzling zigzag lines. Formation of dazzling zigzag lines. Fortification spectra और tachypsia. ठीक है, fortification spectra बनता है या फिर tachypsia बनता है. Patient almost invariably attribute करता है these visual symptoms को to one eye rather than to both the parts of the eye fields. ठीक है, किसी एक आई में ज़्यादातर ये सिम्टम देखे जाते हैं rather than both the parts of the eye field. ठीक है, it is migraine. Next, match the pairs correctly. Different forms of Merrill parasite and their location. Sporozoites formed from gametocytes, ये आपके salivary glands के अंदर दिखाई देंगे.
Sporozoites form from gametocytes that will be seen in the salivary glands. Second, the sporozoites transform into merozoites. Sporozoites transform करते हैं into merozoites in the liver of the host. ठीक है, sporozoites will transform into the merozoite in the liver of the host. Merozoites will form zygotes that will be occurring in the erythrocytes of the host. The mosquito is infected with the sexual form of the parasite, that is gametocyte, when it feeds on the human blood. These gametocytes develop into sporozoites. Gametocyte से बनता है sporozoite in the salivary gland of the mosquito within 7 to 20 days. 7 to 20 days के अंदर बन गया. When the infected mosquito bites an uninfected human, जब एक infected mosquito uninfected human को bite कर रहा है, तो inoculated sporozoites travel करते हैं into the liver within the minutes or within half an hour. ठीक है, in the hepatic cells, sporozoites they will transform into merozoites and this will lead to exoerythrocytic stage. ठीक है, स्पोरोजोइट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू मीरोजोइट्स, जिसकी वजह से एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज आ जाती है. मीरोजोइट्स लीव द लिवर. मीरोजोइट्स लिवर को छोड़ेंगे, इन्फेक्ट करेंगे एरिथ्रोसाइट को. एरिथ्रोसाइट के अंदर मीरोजोइट्स जो होते हैं दे गो थ्रू द स्टेजेस ऑफ रिंग फॉर्म, ट्रोफोजोइट एंड शाइजोट. सबसे पहले रिंग फॉर्म बनेगा, फिर ट्रोफोजोइट बनेगा, फिर लास्ट में एक शाइजोट स्टेज बन जाएगा एरिथ्रोसाइट के अंदर. शाइजोट, SCIZONT. द रप्चर ऑफ शाइजोट causes the release of plenty of newly produced merozoites. जैसे ही साइजोट रप्चर करेगा तो plenty of newly produced merozoites जो होंगे वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे. ठीक है, रिलीज हो जाएंगे. दैट इज asexual erythrocytic stage. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मलेरिया शोज रेजिस्टेंस टू क्लोरोक्विन ट्रीटमेंट्स. क्लोरोक्विन ट्रीटमेंट्स को प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम सबसे जल्दी जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है. द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड विद ओरल क्यूनिन सल्फेट प्लस डॉक्सीसाइक्लिन. ओरल क्यूनिन सल्फेट प्लस डॉक्सीसाइक्लिन प्लस टेट्रासाइक्लिन प्लस या फिर क्लिंडामाइसिन के साथ स्टार्ट की जाती है. द रेजिस्टेंस इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज artemisinin based combination therapy. Artemisinin based combination therapy is now the treatment of choice for falciparum malaria. WHO recommends the use of either the combination therapy with artemether plus lumefantrine for the treatment of resistant falciparum malaria in the most regions. क्या देते हैं? Artemisinin based combination therapy, जिसमें कि lumefantrine उसके साथ दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्कैन शोज एन एब्सेस ओवर द लिवर. ये स्कैन दिखाई दिया हुआ है, इसमें एब्सेस आपको लिवर के ऊपर दिखाई दे रही है. ठीक है, देयर इज द एब्सेस ऑन लिवर. ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन इट रिवील्स अमीबा. माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एब्सेस के अंदर अमीबा है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एस्पिरेट कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लीजन. कैसा एस्पिरेट आपसे, मतलब कैसा एस्पिरेट निकलेगा इस लीजन से. द आंसर इज पिंकिश एंकोवी कलर्ड एस्पिरेट. pinkish anchovy colored aspirate निकलेगा. Amoebiasis is an infection caused by intestinal protozoan Entamoeba histolytica. The infection is spread by cysts which are present in water and uncooked food contaminated by human feces. ठीक है, अनकुक्ड फूड के अंदर और पानी से होता है ज़्यादातर, जो कि ह्यूमन फीसेस से कंटामिनेटेड होता है. अमीबिक लिवर एब्सेस. द सिम्टम्स ऑफ द फीवर एंड चिल्स आर देयर. मैलाइस एंड पेन विल बी देयर इन द राइट अपर अब्डोमेन. राइट अपर अब्डोमेन में राइट शोल्डर तक पेन जाएगी. द एस्पिरेटेड फ्लूइड इज पिंक टू चॉकलेट ब्राउन कलर, दैट इज एंकोवी सॉस और मे कंटेन फ्री अमीबा. एंकोवी सॉस की तरह इसका फ्लूइड होता है या फिर उसमें फ्री अमीबा प्रेजेंट होता है. द ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल and its dosage is 750 to 800 milligram 8 hourly for 5 to 10 days. 700 to 800 milligram आप मेट्रो दोगे, वो भी 5 से 10 दिन के लिए. Next, which patient has the highest risk of severe Jarisch-Herxheimer reaction? JARISCH HERXHEIMER reaction. ये सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है. Jarisch-Herxheimer reaction. This is a mild acute febrile reaction which occurs following initiation of treatment. ठीक है. The features include fever, chills, myalgia, headache, tachycardia, hypotension. Fever, chill, myalgia, headache, tachycardia और hypotension होता है इसमें. The reaction occurs due to release of toxic products after massive destruction of spirochetes. Secondary syphilis has highest treponemal spirochete burden in the blood and tissues. ठीक है, देयरफॉर जब भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं तो उससे मैक्सिव स्पायरोकीट की लेसेस हो जाते हैं. दैट इज लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन. और ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर टिकिए बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे लाल लाल धब्बड़ बनना शुरू हो जाएंगे जब हम सिफिलिस की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, सेकेंडरी सिफिलिस की ज़्यादातर. नेक्स्ट, विच ड्रग इज कंसिडर्ड द ओनली चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन सिफिलिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स? एक्वस पेनिसिलिन जी. ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ओनली चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन सिफिलिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स.
ठीक है, क्यों? द ट्रीटमेंट ऑफ लेट सिफिलिस दैट इज लेट लेटेंट कार्डियोवैस्कुलर बेनाइन टर्शरी सिफिलिस, इसमें लंबर पंचर इज डन टू एग्जामिन द CSF. अगर CSF एबनॉर्मल है तो पेशेंट इज ट्रीटेड फॉर न्यूरोसिफिलिस. CSF abnormal चला गया तो patient will be treated for neurosyphilis. If the patients with normal CSF are treated with benzathine penicillin weekly for 3 weeks, alternatively doxycycline or tetracycline is given for 4 weeks. अगर CSF normal है तो आप दोगे benzathine penicillin for 3 weeks. अगर abnormal है तो आप दोगे doxycycline tetracycline for 4 weeks. मतलब इसके अलावा दे सकते हो आप. अभी न्यूरोसिफिलिस की ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, ये नॉर्मल CSF जब चल रहा है, CSF नॉर्मल, CSF इफेक्ट नहीं हुआ है, तब आप बेंजाथाइन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो. न्यूरोसिफिलिस इट्स एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक and is treated with aqueous penicillin G for 10 to 14 days. The only drug indicated in neurosyphilis is and in pregnancy with syphilis and HIV co-infected with syphilis is aqueous penicillin G. Patients allergic to penicillin are treated after desensitization. उनको penicillin G ही देंगे हम, लेकिन उनको desensitize करवा के देंगे. Next, the most common causative organisms of acute PID are what? सबसे ज़्यादा common organisms of acute PID, they are Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhea. ठीक है? Pelvic inflammatory disease refers to mixed infection with gonococci, chlamydia and anaerobes. It may be present as lower abdominal pain, discharge, pain during coitus and vaginal bleeding. ठीक है. Next, which of the following patients are more likely to become asymptomatic carriers of enteric fever? Asymptomatic carriers of enteric fever कौन बनते हैं? Women are more than in men. ठीक है. Patients with gallstones वो asymptomatic carrier होते हैं of enteric fever क्योंकि उनको दर्द का पता नहीं चलता कि किस चीज़ की दर्द है. Next, patients with gastric ulcer उनको भी दर्द का पता नहीं चलता, तो they are also asymptomatic carriers of this pain. Alright. Now, the enteric fever is caused by typhoid and paratyphoid. That is caused by Salmonella typhi or paratyphi. Asymptomatic carriers, that is individuals who continue to shed bacteria in the stool or urine after apparent recovery, उनको बोलते हैं. Risk factors for becoming chronic carrier क्या रहता है? Women are more of a risk factor than in men. Women जो होती है ज़्यादा easily इसको disperse कर देती है. Females are more prone to chronic carriage of these diseases. ठीक है, जैसे कि enteric fever हो गया. Patients with gallstones, that is salmonella can persist in the gallbladder or biliary tree forming biofilms on the stone. Salmonella उन stones के ऊपर ही biofilm बनाना शुरू कर देता है. Patients with gastric cancer. Patient with gastric cancer or altered gastric mucosa, the biliary involvement may facilitate chronic carriage of this infection of the enteric fever. ठीक है, that is caused by salmonella. Next, 35-year-old male reports to you with the complaint of severe throat pain since 1 week, which is not getting relieved with medications. He also reports with fever and neck swelling. Clinical examination of the throat finding shown in the image below. What is the management in this condition? देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ एक डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है. सिंपली अगर आप देखोगे तो ये सूडो मेम्ब्रेन जो बनी होती है, वाइटस सूडो मेम्ब्रेन, ये डिप्थीरिया में कैरेक्टरिस्टिक बनती है. ठीक है, सो इट इज़ अ डिप्थेरिक कंडीशन. ओके, इट्स अ प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, उससे इसको इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है. प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन. The following are the signs and symptoms or points to diphtheria. They are caused by aerobic gram-positive bacteria, that is Corynebacterium diphtheriae. The infection occurs mostly in the upper respiratory tracts by droplets which spread from cases to carriers. Droplets कैसे spread करते हैं? From the case to carrier. The initial presentation are usually mild fever, sore throat, membrane formation over the tonsils. The membrane is often grayish, firm and adherent, surrounded by a zone of inflammation. Swelling of the neck may occur along with tender lymphadenopathy, that's bull's neck will occur. The most important step in prompt administration of antitoxin, since the antitoxin is, if given late, cannot neutralize the toxin. ठीक है, अगर एंटीटॉक्सिन को लेट दे रहे हो आप तो वो न्यूट्रलाइज नहीं करेगी, तो उसको आप इमीडिएट माइल्ड केसेस में दे सकते हो, विच इज़ ऑलरेडी बाउंड टू द टिश्यूज. ठीक है, नाउ माइल्ड केसेस का मतलब है कि आप 4000 to 8000 यूनिट्स दोगे IM. अगर मॉडरेट केस है तो यू विल गो फॉर डबल ऑफ 8000, दैट इज 16000 to 40000 यूनिट IM. अगर सीवियर केस ऑफ डिप्थीरिया चला गया, ठीक है, तो यू विल गिव अप टू 1 लाख यूनिट्स ऑफ IV. 1 लाख यूनिट दोगे एंटीटॉक्सिन की, दैट इज गिवन IV. ठीक है, इन द केस ऑफ दिस डिप्थीरिया इन्फेक्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड फॉर ह्यूमन हर्पीज वायरस? देखो, करेक्टली मैच वाले की बात करते हैं. ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 से हमारे पास चिकन पॉक्स होता है. 4 से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होती है, 4 इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और द किसिंग डिजीज. 8 से होता है कपोसी सार्कोमा.
ठीक है। ह्यूमन हर्पीस वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होमिनिस, उससे टाइप 1 टाइप 2 कोई भी ऐसा डेफिनेट कोई चीज़ कॉज नहीं करता है। टाइप 3 जो होता है दैट इज वेरिसेला जोस्टर वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स। टाइप 3 जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो चिकन पॉक्स और शिंगल कॉज करता है। एप्स्टीन बार वायरस दैट इज टाइप 4, एप्स्टीन बार वायरस दैट इज टाइप 4, इट कॉजेज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। फिर आती है बात साइटोमेगालो वायरस दैट इज टाइप 5, वो भी कुछ कॉज नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक कॉज नहीं करता। ठीक है, साइटोमेगालोवायरस विल नॉट कॉज समथिंग स्पेसिफिक। ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 एक्जेंथेमा सुबिटम। ठीक है, एक्जेंथेमा सुबिटम जो है वो 6 कॉज करेगा। ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 विल कॉज एक्जेंथेमा सुबिटम। ठीक है, नाउ ह्यूमन हर्पीस वायरस 7 इट कॉजेज डिजीज इन द ह्यूमन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। ह्यूमन हर्पीस वायरस 7 जो है वो डिजीज कॉज करता है इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। उसके बाद आती है बात ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 की, HHV8। HHV8 causes कपोसी सार्कोमा। ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 जो है वो कपोसी सार्कोमा कॉज करता है। नेक्स्ट, 7-year-old child develops vomiting, confusion and lethargy following recent viral illness. Treated with aspirin, liver enzymes elevate हो चुके हैं and there is hypoglycemia in this patient. Now the most likely the diagnosis is what? The most likely diagnosis will be Ray's syndrome. ठीक है, Ray's syndrome बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है, लेकिन ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है, एंसेफेलोपैथी हो जाती है। ठीक है, अलॉन्ग विद द लिवर डैमेज इट अकर्स, typically striking in children after viral illness like flu or chickenpox, especially if aspirin was given. Key signs include persistent vomiting, lethargy, confusion, agitation, rapidly progressing to seizures or coma, requiring emergency care and supportive treatment in these patients. ठीक है, जो भी हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है रेस सिंड्रोम का। नेक्स्ट, 5-year-old child reports with high fever combined with malaise and myalgia. After 7 hours, she develops bilateral tender parotid swelling. Parotid swelling हो जाती है bilaterally 7 घंटे बाद। What is the treatment in this condition? Best treatment is rest, compresses, warm and cold compresses. ठीक है, the following signs and symptoms points to mumps or viral parotitis. Mumps is a systemic viral infection caused by paramyxovirus. मम्प्स जो होता है वो सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और सलाइवा। मम्प्स जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और सलाइवा। द प्रोड्रोमल सिम्टम्स लाइक फीवर, मेलाइज एंड माइल्जिया अपीयर फर्स्ट। प्रोड्रोमल सिम्टम्स जैसे कि फीवर हो गया, मेलाइज हो गया और माइल्जिया हो गया, वो पहले अपीयर करते हैं। दिस इज फॉलोड बाय बायलेटरल टेंडर पैरोटिड स्वेलिंग जनरली इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। इसके साथ बायलेटरल टेंडर पैरोटिड स्वेलिंग होती है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। द पेशेंट नीड्स बेड रेस्ट ड्यूरिंग द फेब्राइल पीरियड। बेड रेस्ट चाहिए होती है फेब्राइल पीरियड के दौरान। द ट्रीटमेंट ऑफ द पैरोटाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड पैनक्रियाटाइटिस इज प्योरली सिम्टोमैटिक। बुखार है, बुखार कम कर दो, दर्द है, दर्द की पेन किलर दे दो, प्योरली सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट होती है। एनाल्जेसिस एंड द कोल्ड और वार्म कंप्रेसेस आर हेल्पफुल इन रिलीविंग द पैरोटिड पेन इन दीज पेशेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मीजल्स रैश। मीजल्स का रैश कैसा होता है? मीजल्स का रैश देखने में ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, दिखा दे रहा है? This kind of rash is a measles rash. Now it is non-puritic erythematous rash. खुजली नहीं होती इसमें, non-puritic होता है। It is erythematous rash. Measles rubella, it is an acute paramyxoviral infection. ठीक है, the illness starts with high fever, dry cough, sore throat, malaise and redness of conjunctiva. हाई फीवर होता है, ड्राई कफ होता है, सोर थ्रोट होता है, मेलाइज होता है एंड रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा इज देयर। आफ्टर अबाउट 2 days of fever, tiny white spots surrounded by red margin appear on the buccal mucosa. 2 दिन के फीवर के बाद टाइनी वाइट स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जिनका रेड मार्जिन होता है। ठीक है, ऑन द बक्कल म्यूकोजा, दीज आर नोन एज कॉप्लिक स्पॉट्स। Tiny white spots surrounded by red margins known as Koplik spots. These are the pathognomic signs of measles. Rashes appear over the face, behind the ears. Rash appear करता है face के ऊपर, behind the ear appear करेगा, after the onset of fever appear करेगा. These non-puritic erythematous maculopapular rashes descend and involve the whole body. ये डिसेंड करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं पूरी बॉडी को। द रैशेज फेड इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। जैसे जैसे ये रैश अपीयर करा है उसी ऑर्डर में रैश जो है वो फेड कर जाएगा इन द केस ऑफ दिस मीजल्स रैश। Next, the underlying pathology for Merkansen-Rosenthal syndrome is to be what? Merkansen-Rosenthal syndrome का पेशेंट कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है, लिप्स ऐसे फूल जाते हैं, जीभ ऐसी हो जाती है, आंखें ऐसी ड्रूपिंग हो जाती हैं और पूरे मुंह ऐसा नीचे को खिंचा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नाउ इट इज़ एन ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन।
ये कॉज जो है दैट इज ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन. मर्कल्सन रोजनसन सिंड्रोम, इट्स अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लासिकल ट्रायड ऑफ रिकरिंग फेशियल स्वेलिंग. इट्स हैविंग अ क्लासिकल ट्रायड ऑफ रिकरिंग फेशियल स्वेलिंग, स्पेशली लिप्स. फेशियल स्वेलिंग में कौन कौन आता है? लिप्स फूल जाते हैं. रिकरिंग फेशियल पैरालिसिस हो जाती है, फेशियल पैरालिसिस बार बार होगी और उसके साथ फिशर टंग हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, अ राइन एंड वेबर टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ विच क्रेनियल नर्व? Rine and Weber test, RINNE and Weber test, it is used to check the functioning of vestibulocochlear nerve. किस नर्व की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए? वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इसमें हम करते क्या हैं कि जो ट्यूनिंग फोक होता है उसको रिंग करते हैं, एक सर के ऊपर रखते हैं, एक कान के पीछे रखते हैं और इधर से मतलब साउंड को चेंज करवाते हैं. ठीक है. तो उसमें सेंसरी न्यूरल उसमें डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट है तो ये तो उससे हम चेक करते हैं. द राइन एंड वेबर टेस्ट आर क्विक बेड साइड टेस्ट यूजिंग ट्यूनिंग फॉक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टिव आउटर मिडल ईयर एंड सेंसरी न्यूरल दैट इज इनर ईयर हियरिंग लॉस. आउटर और मिडल ईयर का हियरिंग लॉस उसको डिफरेंशिएट करना है हमने फ्रॉम द इनर ईयर हियरिंग लॉस, हेल्पिंग टू फर्दर डायग्नोस और हेल्प टू गाइड द फर्दर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज जो भी हो रहा है. वेबर टेस्ट में चीक्स को checks the sound lateralization which ear hears it's louder, मतलब कौन सी उसको ज़्यादा सुनाई दे रही है. In which the tuning fork is vibrated, it is placed on the head, while the Rinne's test compares the air conduction test. Rinne मतलब air conduction test. ठीक है. और वेबर का मतलब है कि उसको हम कंडक्ट करवा रहे हैं, डायरेक्ट बोन से कंडक्ट करवा रहे हैं. ठीक है. Rinne test compares the air conduction to the bone conduction in one ear. Hearing loss Rinne test और वेबर टेस्ट. Hearing loss अगर 0 है, ठीक है, मतलब एयर में उसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है दैन द बोन, तो उसमें मिड लाइन उसमें कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिड लाइन पे है. ठीक है. सेंसरी न्यूरल कब बोलेंगे? जब एयर में ज़्यादा सुनाई दे रहा है और बोन में कम सुनाई दे रहा है. एयर में ज़्यादा सुनाई दे रहा है उसको बोन के हिसाब से, तो मतलब नॉर्मल ईयर है, मिड लाइन नॉर्मल है. ठीक है. हियरिंग लॉस सेंसरी न्यूरल होती है तब भी नॉर्मल ईयर बोला जाता है उसको. ठीक है. और कंडक्टिव लॉस कब बोलते हैं? जब बोन में ज़्यादा सुनाई दे रहा है लेकिन हवा से जो बाहर से सुनाई दे रहा है वो कम सुनाई दे रहा है. बोन से टच करेंगे तो ज़्यादा सुनाई दे रहा है और अगर बाहर से सुनाएंगे तो वो कम सुनाई दे रहा है. दैट इज़ द कंडक्टिव हियरिंग लॉस. ठीक है. 3 हियरिंग लॉस होते हैं हमारे पास. एक तो कोई भी हियरिंग लॉस नहीं है जब आपके पास हवा में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, बोन में कम सुनाई दे रहा है. ठीक है. तो दैट इज़ अ मिड लाइन थिंग. ठीक है. तो उसमें लोकलाइजेशन आपकी मिड लाइन पर रहेगी. यहाँ पे भी सेम सुनाई देगा, यहाँ पे भी लगभग सेम ही सुनाई देगा, जितनी दूरी है उसके हिसाब से सुनाई देगा. ठीक है. अब अगर सेंसरी न्यूरल है हमारे पास तो नॉर्मल ईयर हो सकता है वेबर के हिसाब से, लेकिन सेंसरी न्यूरल अगर कंडक्शन प्रॉब्लम है तो एयर में ज़्यादा सुनाई देगा और बोन में कम सुनाई देगा. ठीक है. नॉर्मल कान होंगे बिल्कुल. कंडक्टिव लॉस तब होगा जब बोन से ज़्यादा सुनाई दे रहा है, जब टच करवा दे रहे हैं उस ट्यूनिंग फॉर्म को तो ज़्यादा सुनाई दे रहा है, और जब हवा में है ट्यूनिंग फॉर्म तो कम सुनाई दे रहा है. दैट इज अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ कुशिंग ट्रायड एक्सेप्ट व्हाट? कुशिंग ट्रायड के 3 पार्ट आते हैं. ठीक है. सबसे पहले हाइपरटेंशन, ब्रैडीकार्डिया और इररेगुलर रेस्पिरेशन. हाइपरटेंशन होता है, इररेगुलर रेस्पिरेशन होती है, ब्रैडीकार्डिया होता है. ब्रैडी मतलब कम हो जाएगी हार्ट बीट, टैकी नहीं होगा, ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा. कुशिंग ट्रायड में सबसे पहले इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर गया है तो उसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी. ठीक है. नाउ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड देखो प्रेशर इंक्रीज किया, वेसल्स पर प्रेशर पड़ा तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी. ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा ब्रेन को, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी ब्रेन को. अब पीएच ब्रेन की जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी. क्यों? क्योंकि PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि खून जा ही नहीं रहा. ठीक है. नाउ दिस विल लीड टू 2 थिंग्स. इट विल ईदर लीड टू इररेगुलर रेस्पिरेशंस ताकि उस चीज़ को मैनेज कर सके बॉडी, या फिर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करवा देगी बॉडी. अब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी तो उससे 2 चीज़ें होंगी. इट विल लीड टू हाइपरटेंशन. ठीक है. सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से हाइपरटेंशन हो जाएगी. हाइपरटेंशन होगी या फिर वाइडेंड पल्स प्रेशर हो जाएगा. पल्स प्रेशर विल बी वाइडेंड. ठीक है. पल्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी वाइडेंड. पल्स प्रेशर वाइडन हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो सकती है. 2 पाथवे, या तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी जिससे कि हाइपरटेंशन हो जाएगी, या फिर पल्स प्रेशर वाइडन हो जाएगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से. ठीक है. अब जब पल्स प्रेशर वाइडन करता है तो उससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो जाती है. ठीक है. जिससे कि बॉडी खुद को ब्रैडीकार्डिया करवा लेती है. ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट को लो कर देगी बॉडी, सिर्फ उस चीज़ को मैनेज करने के लिए. अपनी बॉडी के अंदर जो ये सबसे पहली वाली हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है उसको मैनेज करने के लिए ये हो रहा है सारा.
ठीक है, तो तीन चीज़ें आई हमारे पास, या तो इरेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगी, या हाइपरटेंशन हो जा रही है बाय द सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, या फिर ब्रैडिकार्डिया लोअर हार्ट रेट हो जा रहा है बाय द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। ठीक है, पैरा मतलब नीचे पैरों की तरफ जाएगा, मतलब पैरा मतलब लो जाएगा, हर चीज़ लो जाती है पैरा में। ठीक है, द क्वेश्चन ट्राइड इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स विच अकर्स when there is a significant increase in the intracranial pressure. All right. Next, ergotamine and triptans are indicated in the treatment of migraine. Ergotamine और triptans जो होते हैं उनको माइग्रेन में दिया जाता है। These drugs are contraindicated in what? Ergotamine और triptan जो होते हैं they are contraindicated in the coronary artery disease. ठीक है, ये वेजोकंस्ट्रिक्टर्स होते हैं बेसिकली। अर्गोटामिन और ट्रिप्टैंस दोनों वेजोकंस्ट्रिक्टर होते हैं और एक्यूट माइग्रेन के अटैक्स में इनको दिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन आर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, देखो पहले ही ब्लड सप्लाई कम है हार्ट को, तो अगर और वेजोकंस्ट्रिक्टर दे दिया तो हार्ट की ऐसी ही दसी पड़ जाएगी। ठीक है, तो रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया और द इन्फ्रैक्शन ड्यू टू कॉर्नरी वेजोकंस्ट्रिक्शन इज देयर, तो वहाँ पे नहीं देंगे, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड देयर। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज, वहाँ पर भी रिस्क ऑफ इस्चीमिया रहता है, सो ट्रिप्टैंस एंड ergotamine will not be given in the peripheral vascular diseases. Uncontrolled hypertension है, पहले ही हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, अब वेजोकंस्ट्रिक्शन देख देंगे तो इट विल लीड टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, इतना ज़्यादा हो जाएगा हाइपरटेंशन की ब्लड वेसल्स फट जाएंगी। ठीक है, तो उतना नहीं करवाना है। प्रेगनेंसी, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान ergotamine यू विल नॉट गिव। ठीक है, प्रेगनेंसी में ergotamine स्पेशली नहीं देना है। ट्रिप्टैंस भी यू विल अवॉइड, बट ergotamine तो नहीं देना है। ergotamine इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है या फिर प्री टर्म लेबर हो सकती है, बच्चा टाइम से पहले ही बाहर आ सकता है। प्रोड्यूस्ड मार्क्ड वेजोकंस्ट्रिक्शन, वो अभी हमने बात की है। यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो को ये कंस्ट्रक्ट कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो टू द बेबी वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जिससे कि फीटल हाइपॉक्सिया हो जाएगा, फीटल ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, फीटल डेवलपमेंटल अब्नॉर्मलिटीज हो जाएंगी एंड मोस्ट सीवियर फीटल डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इट हैज़ नो सेफ थेरेप्यूटिक रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई भी सेफ थेरेप्यूटिक रोल इसका ergotamine का नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, पेशेंट विद फेशियल पैल्सी कंप्लेन्स ऑफ सीवियर ईयर पेन, पेशेंट को सीवियर ईयर पेन है, फेशियल पैल्सी का पेशेंट है, विद वेसिकल्स इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। This is characteristically due to reactivation of what? This is due to reactivation of herpes zoster virus. This is a characteristic of Ramsay-Hunt syndrome. Ramsay-Hunt syndrome, it is caused by the activation of varicella zoster virus in geniculate ganglion of the facial nerve. Geniculate ganglion of the facial nerve, उसमें वो एक्टिवेट कर जाता है, leading to lower motor neuron palsy. पेशेंट ऐसा हो जाता है, पूरा फेस उसका जो है वो एक साइड से बंद हो जाएगा, एक साइड से। ठीक है, एक साइड की पूरी पैल्सी हो जाती है, लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी हो जाती है with the ear vesicles and severe otalgia. ठीक है, with ear vesicles and severe otalgia, pain in the ear, loss of taste, dry eyes, dry mouth, vestibular rash होते हैं before facial paralysis, face pain is common. facial paralysis से पहले face pain जो होती है वो common होती है और एक साइड पे सारी चीज़ें चली जाती हैं इसकी। ठीक है, और ये आप ऐसे देख सकते हो इसको, पेशेंट का ऐसा सा एक साइड से ऐसा पूरा का पूरा फेशियल पैल्सी हो जाती है, जिसके साथ आपकी दर्द हो सकती है एसोसिएटेड, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, ड्राई आइज होते हैं और ड्राई माउथ हो जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दैट इन अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल नर्व लीजन अपर पार्ट ऑफ द फेस इज कंप्लीटली इन्वॉल्व। गलत, अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल लीजन में देर आर पूरा फेस इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फेशियल पैल्सीज, एक आती है अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन की वजह से सुप्रा न्यूक्लियर फेशियल पैल्सी। इसमें अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है, सबसे पहली चीज़ अपर पार्ट ऑफ फेस रिलेटिवली स्पेयर हो जाता है, अपर पार्ट ऑफ द फेस यहाँ से यहाँ तक रिलेटिवली स्पेयर हो जाता है। इट मे बी एसोसिएटेड विद एफेजिया, एफेजिया के साथ एसोसिएटेड होता है। इट इज़ यूजुअली अकम्पनीड विद हेमीप्लेजिया ऑन द सेम साइड और अनकंक्रोस्ड हेमीप्लेजिया। अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया मतलब एक साइड पे आधा फेस जो है वो सुन हो गया होता है, दैट इज सुप्रा न्यूक्लियर फेशियल पैल्सी और अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी। टेस्ट सेंसेशन इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। इमोशनल या फिर फेशियल मूवमेंट जो होती है वो प्रिजर्व रहती है, इमोशनल या फिर फेशियल मूवमेंट आर प्रिजर्व्ड इन द अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी। अब आती है बात लोअर मोटर न्यूरॉन की पैल्सी की। लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन होगा, पूरा फेस इन्वॉल्व होगा लोअर मोटर न्यूरॉन में। एफेजिया इज नॉट प्रेजेंट, aphasia is not present. It may be accompanied with hemiplegia on the opposite side, that is crossed hemiplegia could also be there. मतलब आधा तो खुद गया ही गया और opposite side का भी आधा जा सकता है।
ठीक है। टेस्ट सेंसेशन में भी इन्वॉल्व, इमोशनल या फेशियल मूवमेंट्स होती हैं वो प्रिजर्व नहीं रहती हैं, पूरा का पूरा फेस जो है पूरा ऊपर से नीचे तक सुन हो जाता है इसमें, लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी में। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया टेकिंग मेडिकेशन डेवलप्स ल्यूकोपीनिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेशेंट है, मेडिकेशन ले रहा है, ल्यूकोपीनिया डेवलप हो गया। विच ऑल्टरनेटिव ड्रग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग विच यू विल गिव इन दिस पेशेंट? तो आप उसमें देंगे ऑक्साकार्बिजीन, ठीक है। कार्बामेज़ेपाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया। ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया के लिए आप कार्बामेज़ेपाइन देते हैं, बट इट कैन कॉज बोन मैरो सप्रेशन, दैट इज ल्यूकोपीनिया हो जाता है। So oxacarbazepine, it is the best alternative because it has a similar mechanism, that is sodium channel blockade, with significantly fewer hematological adverse effects than carbamazepine. oxacarbazepine, ठीक है, carbamazepine से कम इसके साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, द यूजेस ऑफ डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक्स फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज व्हाट? देखो, डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक आप कब देते हो? जब हमें सिर्फ डिटेक्ट करना होता है कि सच में न्यूरैल्जिया है या नहीं है। सो यू विल ऑलवेज बिगिन इंजेक्शन एट द सरफेस साइट ऑफ द पेन, देन मूव प्रॉक्सिमली। सबसे पहले सरफेस पे बिगिन करोगे, फिर प्रॉक्सिमली अंदर को जाओगे, ठीक है। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक ब्लॉक इज टू लोकलाइज द इन्वॉल्व डिविजन or the branch of the trigeminal nerve to confirm the diagnosis when the clinical features they overlap with other nerves, ठीक है। Now always begin the injection at the surface of the site of the pain, ठीक है, then move proximally. For example, if the pain is perceived on the lower lip, then inject onto the lower lip, then go to the mental nerve, then go to inferior alveolar nerve. मतलब proximally आपको हर एक स्टेप के बाद जाना है, ठीक है। डायरेक्टली प्रॉक्सिमली नहीं जाओगे, डायरेक्टली मेन नर्व को ब्लॉक नहीं कर दोगे, आपको पहले लोअर लिप को सुन करना है। नहीं गई पेन, फिर मेंटल नर्व, फिर नहीं गई पेन, फिर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। दैट इज द मेन गोल, टू डायग्नोस, टू डिटेक्ट कि कहाँ से पेन स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट, अ पेशेंट रिपोर्ट्स विथ हिस्ट्री ऑफ सीवियर ऑनसेट हेडेक्स ऑफ अ थ्रॉबिंग नेचर। सीवियर ऑनसेट की हेडेक हो रही है, उसको थ्रॉबिंग नेचर की हेडेक हो रही है। अलॉन्ग विद हेडेक ही गिव्स अ हिस्ट्री ऑफ नॉजिया, हेलुसिनेशंस विद अपीयरेंस ऑफ सिल्वरी लाइन्स इन द फील्ड ऑफ विजन। सिल्वरी लाइन्स दिखाई दे रही हैं उसको फील्ड ऑफ विजन में, हेलुसिनेशंस और नॉजिया के साथ साथ। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट? दिस इज इंडिकेटिव ऑफ माइग्रेन, ठीक है। ये चीज़ें माइग्रेन में दिखाई देती हैं। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन टिपिकली इज अ हेडेक starting with a non-specific prodromal symptoms like malaise and irritation followed by an aura of focal neurological event. aura मतलब वो spread कर रही है, उसी neurological जगह पे वो spread कर रही है। There is severe throbbing hemicranial headaches with nausea, vomiting, photophobia, phonophobia. The most common aura is visual aura, which is in the form of scotomas, hallucinations and fortification spectra. The latter is pathognomic for migraine and characterized by severe zigzag lines marching across the visual fields for 20 to 25 minutes. Okay. Next, the image below shows a CSF sample with the web-like formation. इमेज में आपको CSF सैंपल दिखाई दे रहा है और CSF सैंपल के अंदर आपको एक वेब-लाइक फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी नीचे, टर्बिड वेब-लाइक फॉर्मेशन। व्हाट इज इट? ठीक है, ये किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक होता है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है? ऑफ द माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट, जैक्सोनियंस एपिलेप्सी इज क्लासिफाइड अंडर व्हाट? Jacksonian epilepsy, it is type of focal partial epilepsy characterized by focal motor seizures with preserved consciousness and is classified under focal aware motor seizures. किसके अंदर क्लासीफाई किया जाता है इसको? focal aware motor seizures के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। इसमें इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि स्प्रेड करती है सीक्वेंशली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एडजेसेंट एरियाज, ठीक है। जैक्सोनियन एपिलेप्सी के अंदर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, वहाँ से अराइज होता है जैक्सोनियन एपिलेप्सी। द मोटर एक्टिविटी स्प्रेड्स इन अ सोमैटोटॉपिक मार्चिंग पैटर्न। सोमैटोटॉपिक मार्चिंग पैटर्न में मोटर एक्टिविटी जो है वो स्प्रेड करती है। कॉन्शियसनेस इज प्रिजर्व्ड विच डिफाइंस इट्स फोकली अवेयर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स एंड द एक्सपैंडेड वर्जन। सबसे पहले आता है फोकल ऑनसेट। फोकल ऑनसेट में या तो आप अवेयर हो सकते हो या आपकी अवेयरनेस इम्पेयर हो सकती है। इफ देयर इज मोटर ऑनसेट देन इट कुड बी ऑटोनोमस, एटोनिक, क्लोनिक, एपिलेप्टिक, स्पाज्मेटिक, हाइपरकाइनेटिक, मायोक्लोनिक और टोनिक, ये मोटर ऑनसेट के अंदर आते हैं। नॉन मोटर ऑनसेट में ऑटोनॉमिक, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सेंसरी आते हैं। दीज आर फोकल टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स। फोकल ऑनसेट वाले फोकल होते हैं टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स।
फिर उसके बाद आते हैं फोकल के बजाय जनरलाइज ऑनसेट। जनरलाइज ऑनसेट में मोटर आ सकता है, नॉन मोटर आ सकता है। मोटर में फिर से टॉनिक क्लोनिक हो सकता है, क्लोनिक टोनिक, मायोक्लोनिक मायोक्लोनिक टोनिक, मायोक्लोनिक एटोनिक एटोनिक और एपिलेप्टिक स्पाज्म्स। दीज आर ऑल मोटर जनरलाइज ऑनसेट। नॉन मोटर एब्सेंस, नॉन मोटर एब्सेंस में टिपिकल आ सकता है, टिपिकल नॉन मोटर, एटिपिकल आ सकता है, मायोक्लोनिक आ सकता है, आईलिड मायोक्लोनिक आ सकता है एंड मायोक्लोनी आ सकता है। दीज आर जनरलाइज ऑनसेट। फिर आता है अननोन ऑनसेट कि उसका ऑनसेट ही आपको पता नहीं है। उसमें मोटर आ सकता है, नॉन मोटर आ सकता है और उसका बिहेवियर जो है वो अनक्लासिफाइड होता है, उसको क्लासीफाई नहीं किया जा सकता अननोन ऑनसेट वाले को। वो या तो टोनिक क्लोनिक होगा या फिर एपिलेप्टिक स्पाज्म्स होंगे, टोनिक क्लोनिक या फिर एपिलेप्टिक स्पाज्म्स। नॉन मोटर में बिहेवियरल अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टेंसिलॉन टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ व्हाट। टेंसिलॉन टेस्ट जो होता है वो डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज किया जाता है। टेंसिलॉन टेस्ट इज एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम इज अ रैपिडली एक्टिंग एसिटाइल choline esterase inhibitor, rapidly acting acetyl choline esterase inhibitor है। It has a short duration of action and reverses the muscular weakness dramatically in myasthenia. In adults, 2 mg of injection is given as the test dose to check for tolerance, followed by another 8 mg of dose that results in dramatic improvement in ptosis, diplopia, nasal voice within 30 seconds and persist up to 1 to 2 minutes। ठीक है, आप इसमें टेस्ट डोज देते हो, जो भी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर एड्रोफोनियम है उसकी टेस्ट डोज देते हो, 2 मिलीग्राम दोगे और इस टेस्ट डोज से आपको पहले 2 मिलीग्राम दिया, फिर आप 8 मिलीग्राम और धीरे धीरे इंजेक्ट करोगे। इससे 30 सेकंड के अंदर आपकी डिप्लोपिया, नेजल वॉइस और प्टोसिस वो रिलीव हो जाना चाहिए, ठीक है, वो नॉर्मल तक आ जाना चाहिए और 1 से 2 मिनट तक इसका इफेक्ट रहना चाहिए। दिस शोज देयर इज पॉजिटिव टेस्ट इन सजेस्टिव ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। दिस इज द टेस्ट सजेस्टिव ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें बॉर्डरलाइन या माइल्ड इंप्रूवमेंट में अकर इन अदर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। साइड इफेक्ट जो होते हैं इस ड्रग के होते हैं दैट आर एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड कैन बी रिलीव्ड बाय एट्रोपिन। जो एड्रोफोनियम के साइड इफेक्ट्स हैं वो होते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स और वो रिलीव होते हैं बाय टेकिंग एट्रोपिन। नेक्स्ट, द फॉलोइंग साइन इज यूज टू डायग्नोस मेनिंजाइटिस। देखो, जैसे हेड को ऊपर टिल्ट करेगा कोई, ठीक है, हेड को ऊपर टिल्ट किया तो लातें खुद ही ऊपर आ जा रही है, ठीक है, तो ये साइन किसका होता है? व्हाट इज दिस साइन नोन एज? दिस इज नोन एज ब्रूडेंस्की साइन। कौन सा साइन होता है? दिस इज ब्रूडेंस्की साइन। ब्रूडेंस्की साइन इज द साइन ऑफ मेनिंजल इरिटेशन। नेक स्टिफनेस होती है, नेक रिजिडिटी हो जाती है। एग्जामिनर इज अनेबल टू पुट द पेशेंट चिन ऑन चेस्ट बाय पैसिव फ्लेक्शन। चिन को चेस्ट तक ला ही नहीं पाता पैसिव फ्लेक्शन से, ड्यू टू द नेक मसल स्पाज्म। इतना ज़्यादा स्पाज्म हो जाता है इस नेक की मसल्स में। कर्निक साइन क्या होता है? देखो, अलग अलग साइन थे हमारे पास। कर्निक साइन था, ब्रूडेंस्की साइन था, एडॉन साइन था, हिल साइन था। तो कर्निक साइन क्या होता है कि अगर पेशेंट की थाई को फ्लेक्स किया जाता है तो 90 डिग्री फ्रॉम द एब्डोमेन, देन इट इज इम्पॉसिबल टू स्ट्रेटन द नी। अगर पेशेंट की थाई को 90 डिग्री ऐसा किया तो नी स्ट्रेटन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। 135 डिग्रीज पैसिवली ओइंग टू स्पैज्म ऑफ हैमस्ट्रिंग। जो नी की हैमस्ट्रिंग्स होती है वो स्पैज्म में चली जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे करके पेशेंट की टांग उठाई हुई है तो अब आप इसकी टांग को उठाई हुई सीधा नहीं कर सकते। दिस मैन्यूवर स्ट्रेचेस द रूट्स ऑफ द शियाटिक नर्व दैट आर इन्फ्लेम्ड एंड दे एग्जिट्स फ्रॉम द स्पाइनल थीका। तो पेशेंट चिल्ला भी सकता है। ब्रूडेंस्की नेक साइन। ब्रूडेंस्की नेक साइन में मतलब है कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेटा दिया, फिजिशियन एक हाथ प्लेस करता है पेशेंट के हेड के पीछे और दूसरा हाथ प्लेस करता है पेशेंट की चेस्ट के ऊपर। एक हाथ पेशेंट के हेड के पीछे और दूसरा हाथ पेशेंट की चेस्ट के ऊपर। अब जैसे जैसे फिजिशियन जो है रेड करेगा हेड को, with the hand behind the head while the hand resting on the chest restrains the patient and prevents patient from rising। और उसके नेक इतना स्टिफ है कि वो चेस्ट भी राइज करने की कोशिश करेगी, लेकिन पेशेंट दूसरे हाथ से चेस्ट को दबा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली फ्लेक्शन हो जाएगा दोनों लेग्स का और हिप और नी का फ्लेक्शन हो जाएगा, वो बॉडी की तरफ मुड़ जाएंगे खुद ही। तो दैट इज नोन एज द ब्रूडेंस्की नेक साइन। दैट इज द कॉमन साइन दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट और डायग्नोस मेनिंजाइटिस।